तो ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को पाला जाता है और उनके केयर टेकर भी उनकी काफी ज्यादा देखभाल करती है। लेकिन जैसे ये बच्चे 12 साल के हो जाते हैं तो इनके नए मम्मी पापा इन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक उनमें से कुछ बच्चों को ये पता लगता है कि उनको उनके नए मम्मी पापा को नहीं बल्कि डीमंस को सौंपा जा रहा है जो उन्हें मारकर उनके ब्रेन्स को खाने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम नॉर्मन, एमा और रे तीन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि गेट के पास खड़े हुए ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इस गेट के बाहर क्या होगा, क्योंकि वो आज से पहले इस गेट के बाहर नहीं गए थे क्योंकि उनके मॉम ने उन्हें बाहर जाने से मना किया था और ये भी कहा था कि बाहर काफी खतरा है। और इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हमें एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है जहाँ पर हम दोबारा से नॉर्मन, एमा और रे को देखते हैं और ये तीनों इसी ऑर्फनेज के स्टूडेंट होते हैं। एमा 11 साल की हो चुकी थी और ये दोनों भी उसी के साथ के थे। इसके बाद हमें यहाँ पर एक और लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इजाबेला। वो इस ऑर्फनेज में इन बच्चों की देखभाल किया करती थी और यहाँ के सारे बच्चे इजाबेला को मॉम कहकर पुकारा करते थे और एमा इजाबेला की काफी ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट थी। लेकिन यहाँ पर हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि हर बच्चे की गर्दन पर 5 डिजिट के नंबर लिखे हुए थे और ये सारे नंबर सभी बच्चों की गर्दन पर अलग अलग थे। इस ऑर्फनेज के अंदर एक रूल ये भी था कि जब कोई बच्चा 12 साल का हो जाता था तो उसे ये ऑर्फनेज छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि 12 साल के होने के बाद जो भी फैमिली उस बच्चे को अडॉप्ट किया करती थी उस बच्चे को अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जाना पड़ता था। लेकिन आज एक 6 साल की लड़की जिसका नाम कॉनी होता है उसे एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और वो जाने की तैयारी कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा हाईटेक तरीके से एग्जाम दे रहे होते हैं। एग्जाम होने के बाद मॉम क्लासरूम में आकर सभी बच्चों का रिजल्ट अनाउंस करती है। मॉम ये बताती है कि नॉर्मन, एमा और रे इन तीनों ने काफी अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, जिसमें सभी लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़का जिसका नाम डॉन होता है वो इसे काफी ज्यादा चिढ़ने लगता है और वो कहता है कि नॉर्मन, मैं तुम्हें टैग गेम के लिए चैलेंज करता हूँ और ये टैग गेम कुछ और नहीं बल्कि छुपन छुपाई ही होती है। फिर हम देखते हैं कि गेम स्टार्ट होती है, लेकिन नॉर्मन बहुत जल्दी ही सभी बच्चों को ढूंढ लेता है। फिर वो डॉन और कोनी को भी ढूंढ लेता है। उसके बाद सिर्फ एमा बची थी जो कि जंगल की तरफ भाग रही होती है, लेकिन वो बहुत जल्दी एमा को ढूंढकर उसे भी टैग कर देता है। और यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि नॉर्मन काफी ज्यादा चालाक था और वो अपने किसी भी काम को करने के लिए स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉन दोबारा से रीमैच के लिए नॉर्मन को कहता है और ये मैच दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस बार गेम को खेलते हुए नॉर्मन और एमा बाउंड्री के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एमा ये कहती है कि कुछ भी हो जाए हमें इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है क्योंकि मॉम ने हमें ऐसा करने से मना किया है। तभी हम देखते हैं कि डॉन, कोनी और बाकी बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सारे इसी टॉपिक पर बात करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम गिल्डा होता है वो पूछती है कि जो भी बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं वो हमें लेटर्स वगैरह क्यों नहीं लिखते। जिस पर नॉर्मन ये कहता है कि शायद उनकी नई फैमिली उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती होगी और उन्हें लेटर्स वगैरह लिखने का टाइम नहीं मिलता होगा। और वो कहता है कि मैं बाहर जाकर उन सारी चीजों को देखना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने बस सुना है। तभी रे ये कहता है कि मैं बाहर जाकर बस जिंदा रहना चाहता हूँ। एमा कहती है कि मेरा कोई खास मन नहीं है यहाँ से जाने का और ये सारे बच्चे इसी पर बात करने लगते हैं। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और कोनी के जाने का वक्त हो गया था। कोनी को जाते हुए देख सारे बच्चे इमोशनल होने लगते हैं और उसे बाय करने लगते हैं। लेकिन तभी एमा ये देखती है कि कोनी की डॉल यहीं पर रह गई है। फिर वो नॉर्मन के साथ भागकर गेट की तरफ जाने लगती है। तभी उन दोनों को वहाँ पर एक काफी बड़ा ट्रक दिखाई देता है जिसके अंदर बैठकर कोनी अपने घर जाने वाली थी। लेकिन उन दोनों को कोनी वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी एमा डिसाइड करती है कि वो ट्रक के अंदर देखेगी और जैसे ही वो ट्रक के अंदर देखती है तभी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर नॉर्मन भी आकर उस ट्रक के अंदर देखता है और वो भी एमा की तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उन दोनों ने कुछ ऐसा देख लिया था जो कि उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस ट्रक के अंदर कोनी की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। ये दोनों कोनी की डेड बॉडी को देख ही रहे होते हैं। तभी उन दोनों को कुछ आवाज आती है और वो दोनों ट्रक के नीचे छुप जाते हैं और उन दोनों को वहाँ पर 2 मॉन्स्टर्स की परछाई दिखाई देती है जो कि ह्यूमन वॉइस के अंदर ही बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर कोनी की बॉडी को उठाकर एक बोतल के अंदर डाल देता है ताकि वो प्रिजर्व रहे और यहाँ पर इजाबेला यानी कि मॉम भी होती है। तभी अचानक उनमें से एक मॉन्स्टर को ये शक होता है कि शायद ट्रक के नीचे कोई है और जैसे ही वो देखने के लिए जाता है उससे पहले ही नॉर्मन और एमा वहाँ से भाग निकलते हैं और भागते भागते वो दोनों एक फील्ड के अंदर जाकर रुक जाते हैं और रोने लगते हैं। और यहाँ पर उन्हें एक बात तो रियलाइज हो जाती है कि ये ऑर्फनेज एक ऐसा फार्म है जहाँ पर पहले बच्चों को बड़ा किया जाता है और बाद में उन्हें मॉन्स्टर्स के हवाले कर दिया जाता है। और इजाबेला जिसको वो मॉम कहते हैं वो भी इन सब में शामिल है। तभी वो दोनों भागते हुए स्कूल के पास पहुँचते हैं जहाँ पर रे उनका वेट कर रहा होता है। रे उनसे पूछता है क्या तुम दोनों ने कोनी की डॉल उसे वापस कर दी, जिस पर वो दोनों कोई भी जवाब नहीं देते और अपने कमरे में जाकर यहाँ से भागने का प्लान बनाने लगते हैं। एमा उससे कहती है कि मैं अकेली यहाँ से भागना नहीं चाहती और रे दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। तभी हम देखते हैं कि मॉम भी वहाँ पर आ जाती है जिनके हाथ में कोनी की डॉल थी जिसको देने के लिए एमा और नॉर्मन वहाँ पर गए थे। अब मॉम को इस बात का शक होने लगा था कि पक्का उस ट्रक के नीचे कोई ना कोई तो जरूर से था। फिर हम देखते हैं कि एमा को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि कोनी की डेड बॉडी मॉन्स्टर्स के डाइनिंग टेबल पर पड़ी हुई है और जैसे उसकी आंख खुलती है उसके बाद वो मॉन्स्टर्स और मॉम
दोनों से काफी ज्यादा डरने लगती है। तभी नॉर्मन उसे समझाता है कि हम दोनों को बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करना पड़ेगा, वरना मॉम को ये पता लग जाएगा कि हम ही दोनों कल रात बाहर गए थे। नॉर्मन एमा को ये भी बताता है कि कल रात जब वो मॉन्स्टर्स आपस में बात कर रहे थे तो मैंने एक चीज नोटिस की कि मॉन्स्टर्स के लिए बच्चों की एज काफी ज्यादा मैटर करती है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि 6 साल के बच्चे की क्वालिटी थोड़ी लो होगी और 12 साल के बच्चे की क्वालिटी काफी ज्यादा हाई। इसलिए जब बच्चा 12 साल का हो जाता है तो उसे मॉन्स्टर्स के पास भेज दिया जाता है। लेकिन जिन बच्चों की उम्र कम होती है और वो टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उन बच्चों को भी उन मॉन्स्टर्स को सौंप दिया जाता है और वो उन बच्चों का ब्रेन खा लेते हैं। 6 साल के बच्चों की तुलना में 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनका ब्रेन काफी ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए वेट किया जाता है कि सभी बच्चे 12 साल के हों। और क्योंकि कोनी के स्कोर्स बहुत कम थे इसलिए उसे छोटी उम्र में भेज दिया गया और अब दोबारा से 2 महीने बाद किसी और बच्चे को उन मॉन्स्टर्स के पास भेजा जाएगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ से भागने के सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक जंगल में जाकर यहाँ से भागने का प्लान बना रहे होते हैं। नॉर्मन बताता है कि ये ऑर्फनेज चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है और ये एक जंगल के बीचों बीच है। फिर वो दोनों बाउंड्री को क्रॉस कर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने काफी बड़ी दीवार आ जाती है। ये दीवार इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वो दोनों पेड़ पे चढ़ने के बाद भी इसके दूसरी तरफ नहीं देख पा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि नॉर्मन उस दीवार पर कान लगाता है और उसे ये बात पता लगती है कि इस दीवार के दूसरी तरफ कोई भी सिक्योरिटी या गार्ड्स नहीं है। अब वो दोनों चाहते तो यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन एमा बाकी बच्चों को छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो दोनों यहाँ से भागने का कोई और प्लान बनाने का डिसाइड करते हैं। तभी रेसेस ओवर होने वाला होता है और वो दोनों भागकर दोबारा से ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। तभी एक बच्चा मॉम को ये बताता है कि उसकी सहेली मिल नहीं रही है और वो जंगल में कहीं खो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि मॉम अपनी पॉकेट में से एक वॉच निकालती है और स्माइल करने लगती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो उस लड़की को ढूंढकर दोबारा से ग्राउंड में ले आती है। ये सब देखकर नॉर्मन और एमा को काफी ज्यादा शक होने लगता है। नॉर्मन ये सोचता है कि पक्का ये वॉच एक ट्रैकिंग डिवाइस है और हर बच्चे के अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉम एमा से मिलने के लिए आती है, लेकिन एमा उन्हें देखकर काफी ज्यादा घबराने लगती है। मॉम उससे पूछती है कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो। तभी एमा अपने आप को काम करती हुई ये कहती है कि मुझे इस बात का डर है कि एक न एक दिन मुझे भी ये जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि मिडनाइट को एमा और नॉर्मन जितने भी टेबल्स होते हैं उन सभी के कपड़े उठाने लगते हैं ताकि उनको जोड़कर वो एक रस्सी बना सके जिससे वो उस वॉल को क्रॉस कर सके। और सुबह जाकर वो दोनों उन सारे कपड़ों को उस वॉल के पास ही एक पेड़ के अंदर छुपा देते हैं। एमा ये कहती है कि हमें रे को भी इसके अंदर शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि रे काफी ज्यादा स्मार्ट है और वो हमारी हेल्प भी कर सकता है। रे उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और वो उनके पास आता है। तभी वो दोनों रे को सारी बात बता देते हैं। रे ये कहता है कि मेरे ख्याल से हम तीनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि सारे बच्चों को यहाँ से लेकर जाना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। तभी एमा रे से कहती है कि अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो ये पक्का पॉसिबल हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि शाम के टाइम पर मॉम सभी बच्चों को सिस्टर क्रॉन से इंट्रोड्यूस करवाती है जो कि वहाँ पर केयर टेकर के रूप में आई हुई होती है। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर एक और बच्ची ने एडमिशन लिया था जिसका नाम था कैरल, जो कि कोनी की जगह पर आई थी। अब नॉर्मन और एमा सिस्टर को देखकर और भी ज्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं क्योंकि पहले मॉम से बचना था और अब भाई सिस्टर भी सामने आ चुकी है तो इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉम सिस्टर को अपना कमरा दिखाती है जो कि बिल्कुल नॉर्मन, एमा और रे के कमरे के सामने होता है। यहाँ से हमारा सीन लाइब्रेरी की तरफ जाता है जहाँ पर ये तीनों बच्चे यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। एमा ये पूछती है कि आखिर वो ट्रैकिंग डिवाइस हमारी बॉडी में कहाँ पर इंस्टॉल किया गया होगा। रे बताता है कि ये काफी ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी है तो इसका पता लगाना थोड़ा बहुत मुश्किल है। इसके बाद हमें मॉम और सिस्टर को एक साथ दिखाया जाता है जिन दोनों की बातों से हमें एक बात तो साफ हो जाती है कि इजाबेला अभी तक की सबसे ज्यादा यंगेस्ट मॉम थी जिसको देखकर क्रोन थोड़ी बहुत चिढ़ा करती थी। और इजाबेला को इस बात का पता लग गया था कि 2 बच्चों ने उस रात कोनी की डेड बॉडी को देख लिया है, इसलिए क्रोन का काम यही था कि वो बच्चों पर नजर रखे। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रोन अपने रूम में अपनी एक डॉल से अजीब तरह से बात कर रही होती है और उनकी बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि क्रोन इजाबेला को हटाकर अपनी जगह बनाना चाहती थी और वो उन दोनों बच्चों को पकड़कर अथॉरिटी से इजाबेला की शिकायत लगा देगी और इजाबेला को हटाकर उसकी जगह खुद ले लेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मन और रे आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर रे ये सजेस्ट करता है कि अगर हम सिस्टर और मॉम दोनों को टपका दें तो हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक पीछे से क्रोन आ जाती है और वो उन दोनों को अपने अपने रूम में जाने के लिए कहती है, लेकिन नॉर्मन उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसके मन में यही सवाल होता है कहीं क्रोन ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली। फिर हम एमा को देखते हैं जो कि कैरल के साथ होती है। एमा ये नोटिस करती है कि कैरल के कान पर एक स्कार होता है और ये स्कार यहाँ पर मौजूद हर एक बच्चे के कान पर होता है क्योंकि इन सभी बच्चों को बचपन में एक वैक्सीन दी गई थी। एमा को लगता है कि यही वो ट्रैकिंग डिवाइस है जो कि उनके अंदर बचपन में ही फिट कर दिया गया था। साइड में गिल्डा
भी खड़ी होती है जो कि एमा की सारी एक्टिविटीज नोटिस कर रही होती है। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होकर मॉम की तरफ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि मॉम एक डिवाइस के जरिए किसी लेडी से बात कर रही होती है और मॉम उस लेडी को ग्रैंड मदर कहकर पुकारती है। ग्रैंड मदर ये बताती है कि जितने भी ऑर्फनेजेस हैं उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब आ रही है। और यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि इसके अलावा और भी ज्यादा ऑर्फनेजेस होते हैं जहाँ से बच्चों को डीमंस के पास भेजा जा रहा है। और फिर ग्रैंड मदर मॉम से पूछती है कि तुम्हारे यहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है, जिस पर मॉम ये कहती है कि हाँ, यहाँ तो सब कुछ बढ़िया है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे ही बच्चे ग्राउंड में होते हैं। तभी एमा बाउंड्री की तरफ जाने लगती है और गिल्डा उसे नोटिस कर लेती है। एमा भागकर नॉर्मन और रे के पास जाती है और उन्हें ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में बताने लगती है, जिस पर नॉर्मन ये कहता है कि मेरे ख्याल से हमें इसे काटकर यहाँ से निकाल लेना चाहिए। लेकिन तभी एमा कहती है कि मॉम सुबह सुबह सारे बच्चों के बालों को कॉम्ब करती है, तो वो इस कट को आराम से नोटिस कर लेगी। इसके अलावा सभी बच्चों को यहाँ से एक साथ भगाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों में इतना स्टेमिना नहीं है कि वो वॉल को क्रॉस कर सके और तेज भाग सके। जिसके बाद एमा ये डिसाइड करती है कि हम उन बच्चों को टैग गेम के जरिए धीरे धीरे ट्रेन करेंगे, जिसके अंदर नॉर्मन उन बच्चों को पकड़ेगा, एमा उन बच्चों को फिजिकली फिट करेगी और रे उन बच्चों को स्ट्रेटेजी के बारे में बताना शुरू करेगा। और धीरे ही धीरे वो बच्चे दिन ब दिन ट्रेन होने लगेंगे। फिर हम देखते हैं ये सारे बच्चों को लेकर टैग गेम शुरू कर देते हैं, लेकिन सिस्टर क्रोन भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। सिस्टर क्रोन काफी सारे बच्चों को बहुत जल्दी ही पकड़ लेती है। फिर वो एमा की तरफ भी बढ़ने लगती है, लेकिन एमा एक पत्थर के पीछे छुपी हुई होती है। तभी सिस्टर ये कहती है कि एमा की वीकनेस उसकी इनोसेंस और काइंडनेस है। और रे काफी जल्दी गिव अप कर देता है, जबकि नॉर्मन फिजिकली फिट नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर एमा को ढूंढ लेती है। फिर वो नॉर्मन और रे को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो दोनों अलग अलग रास्तों पर भागने लगते हैं। सिस्टर नॉर्मन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने ही वाली होती है। तभी रे ये कहता है कि टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसका मतलब बच्चों ने सिस्टर को हरा दिया था। और सिस्टर सभी बच्चों को कांग्रेट्स करती है। इसी बीच हमें गिल्डा को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही होती है। फिर हमारा सीन यहाँ से बदलता है और हमें नॉर्मन, एमा और रे को दिखाया जाता है, जो कि आपस में ये बात कर रही होती हैं कि इस ऑर्फनेज में मॉम और सिस्टर के अलावा कोई और भी है जो कि हम पर नजर रख रहा है, और वो स्टूडेंट्स में से ही एक है। और यही वो स्टूडेंट है जो कि हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मॉम तक पहुंचा रहा है। इसके बाद हमें नॉर्मन को दिखाया जाता है, जो कि एक बैग के अंदर कुछ डालकर अपने बेड के नीचे छुपा रहा होता है। इसके बाद हमें दोबारा से मॉम और सिस्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉम सिस्टर को गुस्सा करते हुए ये कहती है कि तुम्हारा काम सिर्फ बच्चों पे नजर रखना है और टैग गेम खेलना नहीं है। जिस पर सिस्टर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और अपने कमरे में जाकर अपनी डॉल को फाड़ने लगती है। इसके बाद हम रे, एमा और नॉर्मन को प्लेग्राउंड के अंदर देखते हैं, जहाँ पर रे नॉर्मन से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया मिला जिससे हम इस ट्रैकर को निकाल सके। नॉर्मन बताता है कि अब से 10 दिन के बाद मैं इस ट्रैकर को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा और 10 दिन के बाद हम यहाँ से बाहर भी निकल जाएंगे। लेकिन ये सुनकर रे और एमा थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 1.5 महीना ही बाकी था। तभी नॉर्मन ये कहता है कि मॉम को इस बात का शक है कि जो भी बच्चे भागने वाले हैं वो शायद फेयरवेल के दिन भागेंगे, लेकिन हम उससे पहले भागकर मॉम को चकमा दे देंगे। इसके बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी टीम को बढ़ाएंगे। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गिल्डा और डॉन को लेकर आ जाते हैं और उन दोनों को सारी बात बताने लगते हैं। इनकी बातों को सुनने के बाद डॉन और गिल्डा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन तभी नॉर्मन उन्हें एक लिस्ट दिखाता है जिसके अंदर 6 साल के बच्चों के नाम होते हैं जिन्होंने अपने टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं किया था, और इनमें कॉनी का भी नाम शामिल होता है। और ये सारे वही बच्चे होते हैं जिन्हें टाइम से पहले फेयरवेल दे दिया गया था। लेकिन नॉर्मन गिल्डा और डॉन से एक बात छुपाता है कि कॉनी की डेथ हो चुकी है। वो बस इन दोनों से यही कहता है कि बाहर जाकर इन बच्चों को डीमंस के हाथों में सौंप दिया जाता है। तब हम देखते हैं कि डॉन और गिल्डा इन दोनों की बात मान लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रे नॉर्मन से कहता है कि तुमने कॉनी की डेथ वाली बात उन दोनों को क्यों नहीं बताई। तभी नॉर्मन कहता है कि अगर मैं उन दोनों को ये बात बता देता तो वो दोनों डर जाते। तभी रे कहता है लेकिन बाद में जब उन दोनों को ये बात पता लगेगी तो वो काफी ज्यादा हर्ट होंगे। और नॉर्मन ने डॉन और गिल्डा को इसलिए भी अपनी टीम के अंदर शामिल किया था क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर है जो कि मॉम को उनके सारे प्लान के बारे में बता रहा है, और अब यही पता करना है कि इन दोनों में से वो बंदा आखिर है कौन। फिर हम देखते हैं कि नॉर्मन रे को एक प्लान के बारे में बताता है जिससे वो पता लगा पाएंगे कि इन दोनों में से जासूस कौन है। नॉर्मन का प्लान ये था कि वो उन दोनों को बता देगा कि उन्होंने यहाँ से भागने के लिए जो रोप बनाई है वो कहाँ पर रखी है, लेकिन वो उन दोनों को अलग अलग लोकेशन बताएगा। तो डॉन को बताएगा कि वो रोप उसके बेड के नीचे है, और गिल्डा को बताएगा कि वो 2nd फ्लोर के वॉशरूम में रखी हुई है। और इन दोनों में से जो भी जासूस होगा वो लोकेशन का पता मॉम या सिस्टर में से किसी को भी बता देगा, और इससे इनको भी ये बात पता लग जाएगी कि आखिरकार जासूस है कौन। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर गिल्डा अपने रूम से निकलकर सिस्टर के रूम की तरफ जाती है, लेकिन एमा उसे देख लेती है। तभी हम देखते हैं कि किसी ने
चुपके से मॉम को एक लेटर के अंदर ये लिखकर बता दिया था कि रोप नॉर्मन के बेड के नीचे है। फिर हम देखते हैं कि गिल्डा और सिस्टर आपस में बात कर रहे होते हैं और एमा बाहर खड़ी हुई उन दोनों की बातें सुन रही होती है। लेकिन गिल्डा सिस्टर को बस थैंक्स कहने के लिए आई थी, क्योंकि सिस्टर उन सभी का काफी अच्छे से ध्यान रख रही थी। क्रोन काफी ज्यादा ट्राई करती है कि गिल्डा उसे कुछ बता दे, लेकिन गिल्डा अपना मुंह नहीं खोलती और एमा बाहर खड़ी हुई चैन की सांस लेती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि इन तीनों को डॉन पर शक होने लगा था और नॉर्मन और रे आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार कोई बच्चा मॉम का जासूस बना क्यों होगा, जिस पर रे ये कहता है कि पक्का उस बच्चे को कोई ना कोई फायदा हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि नॉर्मन एमा से पूछता है क्या अब भी तुम सभी बच्चों को बचाना चाहती हो, इंक्लूडिंग वो जासूस, जिस पर एमा कहती है कि हाँ, मैं यहाँ से सभी बच्चों को बाहर निकालना चाहती हूँ, चाहे वो बच्चे बचना चाहते हो या फिर नहीं, लेकिन हमें यहाँ से सभी बच्चों को बाहर निकालना है। अगले सीन में हम नॉर्मन और रे को देखते हैं जो कि अपने बेड के नीचे से और सेकंड फ्लोर पर वॉशरूम में से फेक रोप को बाहर निकाल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि नॉर्मन के बेड के नीचे रखी हुई रोप वहाँ से गायब थी, जिस पर रे ये कहता है देखा, डॉन ही जासूस है। लेकिन नॉर्मन उससे कहता है कि मैं जान चुका हूँ जासूस कौन है, डॉन जासूस नहीं है, जासूस तुम हो। और यहाँ पर नॉर्मन ये बताता है कि मैंने ये ट्रिक 2 नहीं बल्कि 3 लोगों के लिए बनाई थी, जिसके अंदर तुम फंस चुके हो। मैंने गिल्डा को लाइब्रेरी की लोकेशन बताई थी और डॉन को डाइनिंग रूम की, और ये वाली लोकेशन मैंने बस तुम्हें बताई थी। तभी रे ये बताता है कि मुझे इस ऑर्फनेज की सच्चाई के बारे में काफी पहले पता लग गया था, लेकिन मॉम ने मेरा मुंह बंद करवा दिया था और तभी से मैं मॉम का जासूस बनकर काम कर रहा हूँ। लेकिन रे ने मॉम का जासूस बनने के लिए 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त कि वो बाकी बच्चों के मुकाबले रे को इस ऑर्फनेज में ज्यादा टाइम रुकने देंगी, और दूसरी शर्त कि वो उसे बाहर की दुनिया से कुछ इक्विपमेंट्स ला कर देंगी। रे ये कहता है कि मैंने मॉम से जो भी इक्विपमेंट मंगाए थे, मैंने उससे ट्रैकर को तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। तभी नॉर्मन कहता है कि भले ही तुम गद्दार हो, लेकिन फिर भी एमा तुम्हें बचाना चाहती है, इसके लिए तुम चाहो तो अब भी हमारा साथ दे सकते हो और मॉम को धोखा देकर यहाँ से हमारे साथ भाग सकते हो। रे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ से भागना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी एक ही शर्त पर मदद करूंगा कि तुम्हें टाइम आने पर एमा को धोखा देना पड़ेगा। तुम्हें एमा को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम टाइम आने पर यहाँ से सभी बच्चों को लेकर भागने वाले हैं, लेकिन यहाँ से सिर्फ हम 5 ही भागने वाले हैं, क्योंकि सारे बच्चों को यहाँ से एक साथ निकालने का प्लान बिल्कुल फ्लॉप प्लान है। अगर हमने ऐसा किया तो हम पकड़े भी जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि नॉर्मन उसकी बातों को मान लेता है, जिसके बाद रे दोबारा से मॉम के कमरे की तरफ जाने लगता है। अंदर जाने के बाद रे मॉम को बताता है कि प्लान में ज्यादा कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, बस सभी बच्चों को टैग गेम के थ्रू वो ट्रेन करने वाले हैं। रे मॉम को टॉन्ट करते हुए ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपने सिस्टर को यहाँ पर क्यों बुलाया है, ताकि वो मेरी जगह ले सके। तभी मॉम ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ज्यादा चौकसी बनी रहे, इसलिए मैंने सिस्टर को बुलाया है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों फॉरेस्ट में यहाँ से भागने का प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी एमा नॉर्मन से पूछती है कि क्या तुम्हें पता लगा कि जासूस कौन है, लेकिन तभी नॉर्मन बात को घुमाने लगता है। तभी रे एमा को ये साफ साफ बता देता है कि वही जासूस है। एमा ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। रे ये कहता है कि मैं तुम्हें उसी रात ये बताने वाला था, लेकिन तुम दोनों ने कॉनी की डॉल को बाहर छोड़ दिया था और सिचुएशन हाथ से ना निकले, इसलिए मैंने उस रात तुम्हें ये बात नहीं बताई। एमा उससे पूछती है क्या अब भी तुम हमारी टीम में हो, जिस पर रे हाँ करता है। फिर एमा उससे कहती है क्या तुम हमारे साथ सभी बच्चों को यहाँ से बाहर निकलवा दोगे, जिस पर रे झूठ बोलते हुए कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा साथ देकर सभी बच्चों को यहाँ से निकलवा दूंगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि डॉन और गिल्डा काफी ज्यादा नाराज होते हैं, क्योंकि उन्हें प्लान के अंदर शामिल नहीं किया जा रहा और न ही उन्हें सारी बातें बताई जा रही हैं। फिर ये पांचों स्टोर रूम में बैठकर प्लान को डिस्कस करने लगते हैं, जहाँ पर एमा ये बताती है कि मैंने और गिल्डा ने मॉम पर काफी ज्यादा नजर रखी है और मॉम के रूम के पास एक और सीक्रेट रास्ता है, और मॉम रोज रात को 8 बजे यहाँ से गायब हो जाती है और इस सीक्रेट रूम में जाकर वो पक्का हेडक्वार्टर को कांटेक्ट करती होंगी। इसके बाद डॉन और गिल्डा को डाइनिंग टेबल लगाने के लिए बुला लिया जाता है, लेकिन ये दोनों वो सीक्रेट रूम ढूंढ लेते हैं। लेकिन इसके बाद वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि एक छोटा सा बच्चा हाइड एंड सीक खेलता हुआ उन दोनों के पास गलती से आ गया था। इसके बाद हम दोबारा से उन तीनों को देखते हैं जो कि यहाँ से भागने का प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। रे कहता है कि हमारे पास ऑर्फनेज की मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और अब हम इस ट्रैकिंग डिवाइस को भी तोड़ सकते हैं, बस हमें बाहर की दुनिया की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। तभी नॉर्मन ही कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने के 3 स्टेप्स हैं। पहला, उस वॉल को क्रॉस करना, दूसरा इस फार्म से बाहर निकलना और तीसरा बाहर की दुनिया में सरवाइव करना। रे कहता है कि हमें बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। तभी एबा ये कहती है कि मुझे पता है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। फिर वो उन दोनों को लेकर लाइब्रेरी के अंदर जाती है, जहाँ पर वो विलियम मिनर्वा की बुक्स को निकालती है, जिसके अलग अलग पेजेस पे अलग अलग कोड लिखे होते हैं, जो कि बाहर की दुनिया से यहाँ के बच्चों को बचाने के लिए अलग अलग टाइम पर भेजे गए थे। एमा ये बताती है कि इन मैसेजेस से हमें ये तो पता लग गया है कि बाहर की दुनिया में हमारी हेल्प करने के लिए काफी सारे लोग हैं, हमें बस बाहर निकलना है और उन लोगों को ढूंढना है। दूसरी तरफ
तरफ हम डॉन को देखते हैं जो कि जानबूझकर मॉम से टकराता है ताकि वो उनसे वो चाबी ले सके जिससे मॉम सीक्रेट रूम के अंदर जाती है। अब इस चाबी की हेल्प से डॉन और गिल्डा उस सीक्रेट रूम में घुस जाते हैं। वो देखते हैं कि इस रूम के अंदर उन बच्चों का सारा सामान पड़ा हुआ है जो बच्चे यहाँ से जा चुके हैं। डॉन को ये सारा कुछ देखकर काफी ज्यादा अजीब लगता है कि अगर सारे बच्चे यहाँ से जा चुके हैं तो उनका सामान यहाँ पर क्या कर रहा है और कॉनी की डॉल यहाँ पर क्या कर रही है। डॉन गिल्डा से कहता है कि ये तीनों हमसे कुछ न कुछ जरूर छिपा रहे हैं। तभी डॉन गलती से एक जगह पर हाथ रख देता है और उनके सामने वही सिस्टम अपीयर होता है जहाँ से मॉम हेडक्वार्टर में बात करती है। फिर हम इन सभी को डाइनिंग रूम में देखते हैं जहाँ पर डॉन इनसे काफी ज्यादा नाराज होता है। फिर वो बताता है कि उसने उस सीक्रेट रूम के अंदर आखिरकार क्या देखा। इसके बाद नॉर्मन उन दोनों को सच बता देता है, जिसके बाद डॉन गुस्से में आकर नॉर्मन और रे को मुक्का मारता है। जिसके बाद नॉर्मन, एमा और रे उन दोनों से माफी मांगते हैं और दोबारा से वो पांचों एक टीम के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी रे को ऐसा लगता है कि पास की दीवार के पीछे से ही कोई न कोई उनकी बातों को सुन रहा है। अगले दिन हम नॉर्मन और एमा को बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर नॉर्मन ये कहता है कि फाइनल डे आने में बस एक ही हफ्ता बाकी है और हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बस हमने ये डिसाइड करना है कि हमने भागना कैसे है। तभी एमा ये कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, लेकिन क्या हमें ये प्लान रे को बताना है। नॉर्मन कहता है कि नहीं, अभी ये प्लान हमें रे को नहीं बताना। इसके बाद नॉर्मन बेडरूम में जाता है और रे के बॉक्स को देखने लगता है जहाँ पर ये लिखा होता है कि ये सब बस तुम्हारे लिए है, जिसको देखकर नॉर्मन काफी ज्यादा खुश होता है। फिर वो बाहर आता है जहाँ पर गिल्डा और डॉन उसके कहने पर डिटर्जेंट लेके आए हुए थे। इसके बाद ये सारे अपने प्लान को डिस्कस करने लगते हैं। नॉर्मन ये कहता है कि हम रे की हेल्प से अपने प्लान को आगे बढ़ाएंगे। रे मॉम को सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा और हमारा प्लान आगे बढ़ता रहेगा। दूसरी तरफ हम रे और मॉम को देखते हैं जहाँ पर मॉम रे से ये पूछती है कि क्या अपडेट्स है। रे झूठ बोलते हुए कह देता है कि नॉर्मन तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है। फिर हमें दोबारा से उन्हीं बच्चों को दिखाया जाता है जो कि अपने प्लान के बारे में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर सिस्टर आ जाती है और वो एमा से कहती है कि मुझे पता है कि तुम सब क्या बातें कर रहे हो। मैंने लास्ट नाइट तुम सबको बातें करते हुए सुन लिया था। क्रोन को देखकर इन सब की हालत काफी ज्यादा पतली होने लगती है। लेकिन तभी क्रोन उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी यहाँ से भागने में मदद करूंगी क्योंकि मैं इजाबेला को अथॉरिटी के सामने नीचा दिखाना चाहती हूँ। फिर वो इन सभी को यहाँ की मैनेजमेंट के बारे में बताती है। वो ये कहती है कि जो भी लड़की यहाँ पर 12 साल की उम्र को पूरा कर लेती है उसे डीमंस के पास भेजने से पहले 2 चॉइसेस मिलती हैं, या तो वो मॉम बन सकती है और या फिर डीमंस का खाना। और मॉम बनने की ट्रेनिंग में जिस भी लड़की के स्कोर सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं और उसके पास मॉम की सिफारिश होती है तो वो आगे चलकर मॉम बन जाती है। एमा उससे पूछती है कि हम तुम पर विश्वास क्यों करें। क्रोन कहती है कि मैंने अगर तुम्हारे प्लान के बारे में इजाबेला को बता दिया तो तुम सबकी बैंड बजने वाली है, लेकिन अगर तुमने मेरे प्लान के बारे में उसे बताया तो मेरी भी पैंट ढीली हो जाएगी। इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी और हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। इसके बाद हम उन सभी बच्चों को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर नॉर्मन ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है वो जो क्राउन है ना वो बस हमारी हेल्प करने का नाटक कर रही है और वो हमारी हेल्प नहीं करेगी। मुझे लगता है कि वो बस हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ भी तो हमारा प्लान फिर भी सक्सेसफुल रहेगा। अगले सीन में हम नॉर्मन और एमा को देखते हैं जो कि क्रोन के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये बताओ कि हमारे कान में जो ट्रैकर लगा हुआ है हम इसे बाहर कैसे निकाल सकते हैं। क्रोन कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये ट्रैकर बाहर कैसे निकलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कानों को काटना पड़ेगा और अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मेडिकल रूम में जाकर तुम एक तेज धार वाली चीज का इस्तेमाल कर सकते हो और वहाँ पर तुम्हें पट्टी भी देखने को मिल जाएगी। एमा उससे पूछती है कि तुम्हारी एज क्या है और तुम कभी किसी हाउस की स्टूडेंट रही हो। क्रोन बताती है कि मेरी उम्र अभी 26 साल है और मैं ग्रे स्लेट हाउस से पढ़ी हूँ जो कि एक अलग प्लांट है। इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर और भी प्लांट्स हैं जहाँ पर पहले बच्चों को बड़ा किया जाता है और बाद में उन्हें डीमंस के हवाले सौंप दिया जाता है। एमा उससे पूछती है क्या तुमने कभी बाहर की दुनिया देखी है। क्रोन कहती है कि नहीं, मैंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, लेकिन मुझे इतना जरूर से पता है कि बाहर लोग रहते हैं क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर जितने भी कपड़े और खाना आता है वो सारा कुछ बाहर से आता है। फिर कुछ देर तक ऐसे इन सभी की बातें चलती रहती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर मॉम और रे के पास आता है जहाँ पर मॉम रे को एक कैमरा देती है क्योंकि उसने काफी अच्छी जासूसी की थी तो उसे ये एक रिवॉर्ड मिलता है। जिसके बाद रे अपने कैमरा से मॉम की पिक्चर क्लिक करता है और उसके बाद घंटा बज जाता है क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। जिसके बाद मॉम एक कैलेंडर के पास जाती है और वहाँ पर जाकर एक डेट को मार्क कर देती है और ये कहती है कि अब टाइम आ चुका है। अगले दिन हम इन सभी बच्चों को देखते हैं जो कि अपने प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी रे ये कहता है कि आज हम उस दीवार के ऊपर चढ़ेंगे और उसके आसपास के जितने भी एरियाज हैं उस पर निगरानी रखेंगे, जिसके लिए मेरे पास एक काफी कमाल का प्लान है। प्लान के मुताबिक रे मॉम का ध्यान भटकाएगा और डॉन और गिल्डा सेकंड फ्लोर की विंडो के नीचे खड़े रहेंगे ताकि वो मॉम पर नजर रख सके। जिसके बाद नॉर्मन और एमा वॉल पर चढ़कर आसपास की चीजों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रोन नॉर्मन, एमा और रे के कमरे में जाती है और उनके कमरे में कुछ ढूंढा ढांडी करने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आ जाता है जिसको देखकर ये काफी ज्यादा डर जाती है और ये कहती है मैं तो बस सफाई कर रही थी और बस कुछ नहीं, ऐसे ही घूम रही थी यहाँ पर। जिसके बाद वो बच्चा यहाँ से चला जाता है। लेकिन क्रोन को यहाँ पर एक ऐसा पेपर
मिलता है जिसको देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसके बाद क्रोन अपने कमरे में जाती है और बड़बड़ाने लगती है। वो ये कहती है कि मुझे इजाबेला की एक और वीकनेस मिल गई है। वो ये सोचती है कि अब वो इजाबेला को हटाकर आराम से उसकी जगह ले लेगी, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है और जैसी वो डोर खोलती है बाहर इजाबेला खड़ी होती है जिसके हाथ में एक लेटर होता है जो कि हेडक्वार्टर से आया था। और इसे पढ़ने के बाद क्रोन की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि इस लेटर के अंदर ये लिखा था कि प्लांट 4 के अंदर एक मॉम की जरूरत है और क्रोन को वहाँ के लिए अपॉइंट कर दिया गया है, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी प्लांट 4 पर जाना पड़ेगा। इजाबेला बताती है कि बाहर ग्रैंड मदर तुम्हें लेने के लिए आई हुई है और वो तुम्हारा वेट कर रही है। क्रोन ये समझ जाती है कि ये सारा कुछ इजाबेला ने ही करवाया है क्योंकि वो उससे छुटकारा पाना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रोन को जो पेपर मिला था उसके अंदर एक बच्चे की हैंडराइटिंग में इजाबेला और मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ होता है। अगर क्रोन वो पेपर अब भी ग्रैंड मदर को दे देती है तो वो अब भी जीत सकती है, इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि जैसी वो बाहर जाएगी सबसे पहले वो ये पेपर ग्रैंड मदर को दे देगी। उसके बाद क्रोन अपना सामान उठाकर गेट से बाहर निकलती है और उसके सामने ग्रैंड मदर खड़ी होती है। बाहर पहुंचते ही क्रोन सबसे पहले उस पेपर को ग्रैंड मदर को पकड़ा देती है। ग्रैंड मदर उस पेपर को देखने के बाद ये समझ जाती है कि इस प्लांट के काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यहाँ की सच्चाई के बारे में पता चल गया है। क्रोन उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर रुककर और भी एविडेंस कलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन ग्रैंड मदर उसे मना कर देती है और ये कहती है कि इजाबेला ने यहाँ पर सब कुछ संभाला हुआ है तो तुम्हें यहाँ रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ग्रैंड मदर ने भी एक बच्चे को दीवार के उस तरफ जाने से रोक लिया था। उन्हें ये लगता है कि इजाबेला भी उन्हीं की तरह है। ग्रैंड मदर क्रोन पर भड़कने लगती है। वो ये कहती है कि मुझे पता है कि तुम इजाबेला को फंसाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही हो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि क्रोन के पीछे एक मॉन्स्टर होता है जो कि उसे मारने के लिए वहाँ पर आया था। ऐसे में क्रोन को भी अपना बचपन याद आता है कि जब वो 12 साल की हो गई थी तो उसके सामने भी 2 चॉइसेस, या तो वो मॉम बनने की ट्रेनिंग ले ले या फिर मॉन्स्टर्स का खाना बच जाए। लेकिन क्रोन मॉम बनने की हार्ड ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेती है, जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर क्रोन को जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लान के मुताबिक रे मॉम का ध्यान भटकाने के लिए मॉम के कमरे की तरफ जाता है और बाकी बच्चे भी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। मॉम रे को बताती है कि मैंने क्रोन को रास्ते से हटा दिया है, मुझे क्रोन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने उसे मरवा दिया है। ये सुनकर रे काफी ज्यादा डरने लगता है। फिर मॉम उससे कहती है कि तुम्हारा पार्ट भी खत्म होने वाला है। ये सुनकर रे काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि मॉम अब उसे भी शायद जान से मारने वाली थी। फिर हम देखते हैं कि मॉम रे को क्रोन वाले कमरे के अंदर बंद कर देती है और अपना ट्रैकिंग डिवाइस निकाल लेती है, जिससे उसे ये सारा कुछ पता लग जाता है कि कौन सा बच्चा कहाँ पर है। नीचे डॉन और गिल्डा रे के सिग्नल का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके सामने मॉम आती है जो कि स्माइल करते हुए उनके सामने से निकलती है। डॉन को ये लगता है कि पक्का कोई ना कोई तो गड़बड़ है। तभी डॉन भागते हुए ऊपर की तरफ जाता है जहाँ पर उसे रे के चिल्लाने की आवाज आती है। डॉन पूरी जान लगाकर दरवाजे को तोड़ देता है और रे को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वो दोनों मॉम को रोकने के लिए भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉर्मन और एमा रोप को निकालकर वॉल पर चढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो दोनों चौकन्ने हो जाते हैं और रोप को नीचे झाड़ियों में फेंक देते हैं। तभी मॉम वहाँ पर आ जाती है। मॉम के आने के बाद एमा कुछ ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि वो कुछ जानती नहीं। वो ये कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर खेलने आई थी, लेकिन मॉम उससे कहती है कि ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता लग गया है। मॉम उससे कहती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सरेंडर करने का मौका दे रही हूँ। अगर तुम यहाँ से भागी तो तुम्हें चोट भी आ सकती है, तुम चाहो तो सरेंडर कर सकती हो। इसी मौके का फायदा उठाकर एमा मॉम को कसकर पकड़ लेती है और नॉर्मन भागकर दोबारा वॉल की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी नॉर्मन को एमा की चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे नॉर्मन पलटकर देखता है वो देखता है कि मॉम ने एमा का पैर तोड़ दिया है और वहाँ पर रे, गिल्डा और डॉन भी आ जाते हैं। वो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं। मॉम उन सभी से कहती है कि तुम बच्चे बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग हो, लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टाइम आने से पहले ना तो यहाँ से भागने दूंगी और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाऊंगी। फिर मॉम एमा से कहती है कि तुम अब खेल नहीं सकती, लेकिन तुम्हें कुछ भी करके कल पार्टी के अंदर शामिल होना पड़ेगा। फिर मॉम नॉर्मन को देखती है और ये कहती है कि हेडक्वार्टर से तुम्हारे लिए भी डेट्स आ चुकी हैं और कल तुम्हें भी जाना है। और ये सुनने के बाद नॉर्मन की हालत और भी ज्यादा पतली होने लगती है। अगले सीन में हम डॉन, गिल्डा और रे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा निराश होते हैं क्योंकि इनका पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया था और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है और वो नॉर्मन को अब कैसे बचा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि नॉर्मन एमा से मिलने के लिए मेडिकल रूम में आता है और वो एमा से कहता है कि एमा टेंशन मत लो, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कुछ देर के बाद वहाँ पर रे आ जाता है और वो नॉर्मन और एमा को एक और प्लान के बारे में बताने लगता है। वो नॉर्मन से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम अपने कान के पीछे लगी हुई चिप को तोड़कर कल जंगल के अंदर जाकर छुप जाना और मैं वहाँ तुम्हें खाना पहुँचाता रहूंगा और जैसे ही एमा ठीक हो जाएगी हम सारे यहाँ से भाग जाएंगे। नॉर्मन ये कहता है कि अगर मैं वहाँ पर चला गया तो यहाँ की सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट हो जाएगी। रे उससे कहता है कि टेंशन मत लो, हर प्लांट 2 तरह के रूल्स को फॉलो करता है। पहला कि बच्चों को फ्री रखना ताकि उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से हो सके और दूसरा रूल उन्हें डीमंस की सच्चाई से दूर रखना। पहले रूल को फॉलो करने से प्लांट को अच्छे ब्रेन वाले बच्चे मिलेंगे और सेकंड रूल को फॉलो करने से कभी भी डीमन
डीमंस उनके सामने नहीं आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो बच्चे डर जाएंगे और उनका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो अगर तुम यहाँ से भागते भी हो तो यहाँ पर कुछ और सिक्योरिटी नहीं लगेगी। यहाँ पर बस क्रॉन की तरह एक और सिस्टर को बुला लिया जाएगा। लेकिन नॉर्मन ये कहता है कि अगर मैं यहाँ से भागा तो मेरी जगह पर किसी और को डीमंस के हवाले कर दिया जाएगा। तभी एमा ये कहती है कि मेरे पास एक और प्लान है। अगर तुम दोनों अपने अपने हाथों को तोड़ लो तो तुम दोनों को अनहेल्दी कंसीडर किया जाएगा और तुम दोनों को ही डीमंस के पास नहीं भेजा जाएगा। इस बात पर ये तीनों हंसने लगते हैं, लेकिन तभी नॉर्मन अपनी लाचारी पर रोने लगता है। उसके बाद हम रे को देखते हैं जो कि अपनी मशीन नॉर्मन को देता है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। रे उससे कहता है कि तुम ये डिवाइस रख लो और इससे तुम अपने कान पे लगे हुए ट्रैकर को तोड़कर छिप जाना। वो ये भी बताता है कि गिल्डा और डॉन एक और रोप बना रहे हैं जिससे वो अब भी प्लान के अंदर जीत सकते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉम सभी बच्चों के सामने ये झूठ बोलती है कि नॉर्मन कल अपनी न्यू फैमिली के पास जा रहा है, जिसे सुनकर सारे बच्चे रोने लगते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एमा की तरफ जाता है। एमा जल्दी से अपना खाना खत्म करती है और गिल्डा भी नई रोप बनाने की तैयारी में रहती है। तभी हम देखते हैं कि नॉर्मन को अपने कमरे के अंदर एक लेटर मिलता है जो कि क्रोन ने उसके लिए छोड़ा था। अगली सुबह हम देखते हैं कि नॉर्मन वॉल के ऊपर चढ़ जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी मॉम को ये लगता है कि नॉर्मन गायब है और वो अपना ट्रैकिंग डिवाइस निकालती है। लेकिन तभी अचानक नॉर्मन उनके सामने आ जाता है। लेकिन प्लान के हिसाब से नॉर्मन को यहाँ से भाग जाना चाहिए था। तभी रे उस पर गुस्सा करता है और ये कहता है कि तुम यहाँ से भागी क्यों नहीं। नॉर्मन उसे कहता है कि इस दीवार के उस तरफ एक बहुत बड़ी खाई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉर्मन ये बताता है कि मैंने वॉल पर चढ़कर काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन मुझे ये पता लग गया है कि घर के वेस्ट साइड में जो दीवार है वो हेडक्वार्टर से जुड़ी हुई है और वहाँ पर एक पुल भी है, तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। नॉर्मन ये कहता है कि अगर मैं यहाँ से अकेला भाग जाता तो किसी को भी ये नहीं पता लगता कि उस वॉल के दूसरी तरफ आखिर है क्या और मुझे भागने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आती। फिर हम देखते हैं कि नॉर्मन रे को उसकी मशीन वापस कर देता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नॉर्मन जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और सभी लोग उसे बाय कर रहे होते हैं, लेकिन एमा एक कोने में बैठी हुई रो रही होती है और रे भी नॉर्मन को बाय करने के लिए वहाँ पर नहीं आता क्योंकि वो उसे ऐसा नहीं देख सकता था। तभी हम देखते हैं कि एमा भागकर नॉर्मन के गले लग जाती है और उसके कान में ये कहती है कि तुम जाकर छुप जाना और मैं मॉम का ध्यान भटका दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मन एमा को धक्का देता है और वो मशीन भी एमा को पकड़ा देता है। वो एमा से गुस्से में ये कहता है कि मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करना चाहता। अगर मॉम ने गलती से भी ये डिवाइस देख लिया तो उन्हें पता लग जाएगा कि हमारा प्लान आखिरकार क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्मन सभी के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाला था और जैसे वो जाता है उसे रे दिखता है और वो रे को भी एक स्माइल देता हुआ बाहर निकल जाता है। उसके बाद नॉर्मन को बाहर वही ट्रक दिखता है जिसके अंदर उसने कॉनी की डेड बॉडी को देखा था। तभी मॉम वहाँ पर आ जाती है और नॉर्मन को एक रूम में रुकने के लिए कहती है और जैसे वो दोनों रूम के अंदर जाते हैं तभी एक और डोर ओपन होता है जिसमें से तेज लाइट बाहर आती है। नॉर्मन अंदर देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। अगले दिन हम सुबह ब्रेकफास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एमा को पीछे से नॉर्मन की आवाज आती है, लेकिन वो तो बस उसका एक वहम था। ग्राउंड में खेलते टाइम भी एमा बस साइड में खड़ी रहती है और रे भी शॉक में चला जाता है। शाम के वक्त ये चारों दोबारा से अपने प्लान को डिसाइड करने के लिए मिलते हैं जहाँ पर रे काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि वो टूट चुका था। वो ये कहता है कि हमें अब कोई भी प्लान नहीं बनाना चाहिए, हमें बस अपनी मौत का इंतजार करना चाहिए। रे ये कहता है कि अगर कोई भागना चाहता है तो वो भाग सकता है, लेकिन मैं हार मान चुका हूँ। इसको देखकर एमा भी अपने कमरे में आकर काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर मॉम आकर एमा से ये कहती है कि नॉर्मन अब जा चुका है और रे भी हार मान चुका है, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए आगे मॉम बनने की सिफारिश कर सकती हूँ। लेकिन एमा उन्हें मना कर देती है और इसी तरह पूरा एक महीना बीत जाता है। उसके बाद हम दोबारा से मॉम को देखते हैं जो कि अपने कैलेंडर पर एक डेट को मार्क करती है और उसके नीचे रे का नाम लिख देती है। इसका मतलब यही था कि अगले दिन रे को भी यहाँ से जाना था। फिर एमा ये नोटिस करती है कि रात के टाइम रे वही ट्यून गुनगुना रहा होता है जो कि अक्सर मॉम गुनगुनाया करती थी। एमा उससे पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। रे ये कहता है कि इस घर में मेरी आखिरी रात है तो मैं इसी तरह से यहाँ पे इस घर को गुड बाय कह रहा हूँ। एमा रे को याद दिलाती है कि कल तुम्हारा बर्थडे है। रे उससे कहता है क्या तुमने अभी तक हार नहीं मानी। एमा उसे एक किलर स्माइल देती है जिससे पता लगता है कि एमा ने अभी तक हार नहीं मानी थी। फिर एमा रे को बताती है कि मैंने शुरू से अभी तक कभी भी हार नहीं मानी। मुझे ये पता लग गया था कि मॉम मुझ पे और तुम पर फोकस कर रही है, इसलिए मैंने मॉम को ये दिखाया कि मैं हार चुकी हूँ ताकि मॉम को ये लगता रहे कि हम सबने सरेंडर कर दिया। लेकिन इसी बीच एमा पूरे प्लान को और भी ज्यादा मजबूत बना रही थी। रे उससे कहता है कि तुम्हारा प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि तुम सभी बच्चों को एक साथ यहाँ से बाहर निकालना चाहती हो और उस ब्रिज से एक साथ इतने बच्चे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर डीमंस का पहरा है। वो कहता है कि ऐसे में तुम्हें मेरा प्लान मानना चाहिए। मैंने जंगल में कुछ बॉम्ब्स छुपा दिए हैं और मैं यहाँ पर आग लगा दूंगा और जैसे ही मॉम और बाकी लोग यहाँ पर आग बुझाने के लिए आएंगे हम सारे बच्चे यहाँ से भाग जाएंगे। एमा उससे कहती है कि मॉम आग बुझाने की जगह बच्चों को ट्रैक करने में ज्यादा ध्यान देगी। तभी रे अजीब तरह से हंसने लगता है और वो कहता है कि मॉम बस आग नहीं बुझाएंगी, उसके साथ साथ वो अपने एक और बच्चे की जान भी बचा रही होंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रे अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेता है और एक माचिस जलाकर एमा से ये कहता है कि मेरे और नॉर्मन के सैक्रिफाइस को खराब मत जाने देना।
इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर मॉम की तरफ जाता है, जहाँ पर मॉम बच्चों को सुला रही होती है। लेकिन तभी अचानक उन्हें एमा की चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही वो भागकर लाइब्रेरी की तरफ जाती है, वो देखती है कि पूरी लाइब्रेरी के अंदर आग ही आग लगी हुई है। एमा वहाँ पर बैठकर रो रही होती है। तभी एमा मॉम से कहती है कि रे इस आग के अंदर है। मॉम अपना ट्रैकिंग डिवाइस निकालती है और चेक करती है। उन्हें पता लगता है कि रे इसी आग के अंदर। फिर मॉम भागकर गिल्डा के पास जाती है और उससे कहती है कि सभी बच्चों को कहो कि वो ग्राउंड में आ जाएं। फिर मॉम फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आग के पास आती है, लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और आग भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तभी मॉम अचानक से नोटिस करती है कि एमा वहाँ से गायब है और फिर जैसे वो अपने ट्रैकिंग डिवाइस के अंदर एमा को ढूंढती है तो एमा वहाँ पर नहीं मिलती। बस उन्हें एमा का कटा हुआ एक कान मिलता है। मॉम ये देखकर समझ जाती है कि एमा यहाँ से भागने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे बच्चे अपने बैकपैक लेकर वॉल के पास पहुंच जाते हैं और भागने की तैयारी करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि रे भी यहाँ पर मौजूद होता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर रे जैसे अपने आप को आग लगाने वाला होता है, तभी एमा उससे कहती है कि तुम्हें सैक्रिफाइस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद एमा कुछ बच्चों से कुछ कपड़े मंगाती है और रे के कपड़े चेंज कर देती है और उसके अंदर कुछ मीट डालकर उस कपड़ों को वहीं डाल देती है। इसके साथ साथ एमा रे का कान काट कर भी उन कपड़ों के अंदर डाल देती है और वहाँ पर आग लगा देती है। एमा उससे कहती है नॉर्मन ये जानता था कि प्लान फेल हो जाने के बाद तुम कुछ ऐसा करोगे, इसलिए उसने तुम्हारे लिए भी एक अलग से प्लान बनाया हुआ था। इसके बाद हम मॉम को देखते हैं, जिन्हें पता लगता है कि सारे बच्चे यहाँ से भाग चुके हैं। उसके बाद मॉम एक सीक्रेट रूम की तरफ जाने का ट्राई करती है, लेकिन वो रूम पहले से ही बच्चों ने सील कर दिया था। फिर एमा रे को ये बताती है कि नॉर्मन ने उसे पहले ही बता दिया था कि अगर तुम सारे बच्चों को यहाँ से भगाना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें प्लान के बारे में पहले ही बताना पड़ेगा, ताकि वो बच्चे उसी हिसाब से प्रैक्टिस कर सके। फिर हमें बताया जाता है कि एमा जब भी गार्डन के अंदर मायूस बैठी हुआ करती थी तो वो भी उनके प्लान का एक पार्ट था, जहाँ पर डॉन एंड गिल्डा बाकी बच्चों को रोप चढ़ने की प्रैक्टिस करवा रहे होते थे। फिर हमारा सीन दोबारा से मॉम की तरफ आता है, जहाँ पर मॉम अपने हाथ में एमा का कटा हुआ कान लेकर पूरे घर को जलते हुए देख रही थी और वो चिल्लाकर ही कहती है कि मैं तुम सबको यहाँ से भागने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर फिल आ जाता है। इसके बाद हमें दोबारा से एमा और रे को दिखाया जाता है। रे सोचता है कि हमारे साथ बाकी छोटे छोटे बच्चे कहाँ पर हैं। तभी एमा उससे कहती है कि मैंने 4 साल और उनसे छोटे बच्चों को वहीं पर छोड़ दिया है, क्योंकि बाहर जाने के बाद उनकी देखभाल करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा और वैसे भी 6 साल से छोटे बच्चों को डीमंस के हवाले नहीं किया जाता, तो मैं उन्हें 2 साल में आकर कभी भी बचा सकती हूँ। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर एमा फिल को अपने पास बुलाकर उसे सारा कुछ बता देती है और फिल उससे ही कहता है कि मैं तुम्हारे आने तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर मॉम फिल से ये पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि सारे बच्चे कहाँ पर। फिल उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहता है और मॉम अपना ट्रैकिंग डिवाइस निकालती है, जहाँ पर उन्हें काफी सारे डॉट्स एक ही जगह पर नजर आते हैं। मॉम को ये लगता है कि उसने बच्चों को ढूंढ लिया है, लेकिन जैसे ही मॉम वहाँ पर पहुँचती है वो देखती है कि यहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे बच्चे होते हैं और ये देखकर मॉम अपना सर पकड़ लेती है, क्योंकि इससे उसका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था। फिर सारे बच्चे वॉल पर चढ़कर ब्रिज की तरफ भागने लगते हैं और मॉम हेडक्वार्टर में फोन लगाकर ये कह देती है कि बड़े बच्चे यहाँ से भाग चुके हैं और वो ब्रिज की तरफ आ रहे हैं ताकि वो यहाँ से निकल सके, तो चौकन्ने रहना। ऐसे में ब्रिज की दूसरी तरफ डीमंस की पूरी आर्मी खड़ी हो जाती है, जो कि बच्चों को रोकने के लिए वहाँ पर आई थी। तभी एमा रे के सामने एक और सीक्रेट रिवील करती है। वो ये कहती है कि हम ब्रिज से नहीं, हम खाई से जाने वाले हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर एमा को नॉर्मन का एक लेटर मिलता है और नॉर्मन ने उससे कहा था कि सभी को ये लगेगा कि तुम ब्रिज से जाने वाले हो, लेकिन तुम्हें टफ रास्ता चुनना पड़ेगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर बच्चे अलग अलग ग्रुप बनाकर खड़े हो जाते हैं और रस्सियों को फेंकना शुरू कर देते हैं और ये रस्सी दूसरी तरफ जाकर पेड़ों में अटकनी शुरू हो जाती है। इसी तरह सारे बच्चे क्रॉल करके उस खाई को पार करने लगते हैं। तभी हमारा सीन मॉम की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर मॉम को हेडक्वार्टर से एक कॉल आती है और मॉम को ये पता लगता है कि सारे बच्चे अभी तक ब्रिज के पास नहीं पहुँचे हैं। तभी मॉम उस वॉल की तरफ भागने लगती है और जैसे वो वहाँ पहुँचती है वो ये देखती है कि सारे बच्चे उस खाई को क्रॉस कर चुके हैं और एमा भी मॉम को बाय करते हुए उसे क्रॉस कर देती है। वो उन बच्चों को देखकर कुछ भी नहीं कर पाती और वो सारे बच्चे एक एक कर रस्सियों को गिरा देते हैं, जिसके बाद मॉम अपने बालों को खोल देती है। इसके बाद हमें मॉम का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा लेस्ली पेड़ के नीचे बैठा हुआ बेंचों पर वही ट्यून प्ले कर रहा होता है जो कि मॉम अक्सर गुनगुनाया करती थी। इजाबेला पेड़ पर ही होती है और वो नीचे आकर लेस्ली से पूछती है कि क्या ये ट्यून तुमने बनाई है। लेस्ली जिस पर हाँ कहता है। इसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर वो दिन आता है जहाँ पर लेस्ली के जाने का वक्त हो जाता है और इसको देखकर इजाबेला काफी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। और एक बार इजाबेला इस वॉल पर चढ़कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मॉम आकर उसे रुका लेती है और ये वही सीन था जो कि हमने पहले भी देखा था और ये कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड मदर थी, जो कि इजाबेला को भागने से रोक रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इजाबेला के सामने भी 2 ही ऑप्शन आते हैं। फिर वो मॉम बनने की ट्रेनिंग को चूज कर लेती है और मॉम बन जाती है और इस वाले घर में रहने लगती है। तभी अचानक उसे वही ट्यून सुनाई देती है जो कि लेस्ली बजाया करता था और इजाबेला जाकर देखती है कि ये ट्यून रे बजा रहा है और रे उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर इजाबेला ये कहती है कि मैं हार चुकी हूँ। फिर वो खुद ही सारी रस्सियों को हटा देती है और बच्चों से
कहती है कि जाओ बच्चों अपना ख्याल रखना। फिर वो फिल के पास आती है और उससे कहती है कि टेंशन मत लो, सारे बच्चे यहाँ से सही सलामत जा चुके हैं। फिर वो सभी बच्चों को लेकर पेड़ के नीचे सुलाने लगती है क्योंकि पूरा घर जल चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे बच्चे भागते भागते जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और घर से बाहर पहली बार एक नई सुबह को देखते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले पार्ट के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।